नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के सुविख्यात अर्थशास्त्री, भारत सरकार के विदेश एवं वित्त मंत्री रहे श्री यशवंत सिन्हा जी से। सर, सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है। सर, पहले एक सफल प्रशासक, फिर सशक्त राजनेता, आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं? बहुत रोचक यात्रा रही है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी एक अनोखा प्रयोग मैंने अपने जीवन के साथ किया कि मेरी शुरुआत जब यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाई समाप्त की तो मैं खुशकिस्मत था कि तुरंत मुझे पटना विश्वविद्यालय में लेक्चरर का जॉब मिल गया। तो मैं लेक्चरर बन गया और साथ साथ मैं आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। और 1.5 साल के भीतर मैंने आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, अच्छे ऊंचे स्थान पर रहा और फिर आईएएस की नौकरी कर ली। लेकिन कई वर्षों तक नौकरी करने के बाद मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर जी। और तब मैंने सोचा कि मैं जाकर कुछ सामाजिक काम करूँ, कहीं पर कोई एनजीओ बनाकर ग्राम उत्थान का काम करूं। इसी बीच में हमारी मुलाकात हो गई अचानक चंद्रशेखर जी से। युवा तुर्क चंद्रशेखर जी। हाँ, तो वो तुरंत भारत यात्रा से ही लौटे थे जब हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए कि मैं राजनीति में आऊँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति के माध्यम से जो आप परिवर्तन ला सकते हैं वो और किसी माध्यम से नहीं ला सकते। उन्होंने कहा, आप किसी गांव में रहोगे तो कितने गांव की सेवा करोगे? 1 गांव, 10 गांव, 50 गांव। लेकिन आप राजनीति में आकर अगर आपको मौका मिलता है और आप नीति बनाते हैं पूरे देश के लिए, तो उसमें आप सारे देश के गांवों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे ये तर्क अच्छा लगा। इसके पहले मैंने ये तर्क नहीं सुना था, उनके मुंह से ये तर्क सुना और तब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं राजनीति में आता हूँ। तो मैं चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में फिर जनता पार्टी में शामिल हो गया। और आपने नौकरी से त्याग पत्र देके? हाँ, मैंने मेरी 23 साल की नौकरी हुई थी जब मैंने तय किया कि मैं नौकरी से त्याग पत्र दूंगा। और 24 साल हुआ था जब वो स्वीकार हो गया और मुझे मुक्ति मिल गई। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि मैं अभी भी मानता हूँ कि आईएएस में आना आसान था, छोड़ना कहीं ज़्यादा। नहीं, मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा सर कि एक अच्छी जिंदगी को छोड़ के और एक टफ लाइफ को जीने के लिए आना, ये लोगों को जानना जरूरी है कि आपने छोड़ा था एक अच्छी खासी जिंदगी। नहीं, मेरी 12 साल की नौकरी बाकी थी जी। और 24 साल की जो नौकरी मैंने की थी उसमें एक बार भी मेरा प्रमोशन रुका नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि समय पर नहीं मिला। मेरा करियर बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। मैं भारत सरकार में संयुक्त सचिव था, नौवहन मंत्रालय में, परिवहन मंत्रालय में, तो इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार भी ठीक ठाक था, सब लोगों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन अचानक मैंने सब कुछ डिसरप्ट कर दिया अपने इस फैसले से। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मैंने बहुत धक्के खाए। ये किसी को नहीं मानना चाहिए कि मेरी यात्रा जो राजनीति की रही है वो बहुत ही सुगम रही है। सफल ज़रूर रही लेकिन सुगम नहीं थी। और शुरू में हमने बहुत धक्के खाए और जो बीडीओ और सर्किल ऑफिसर मेरे सामने शायद बैठने की भी हिम्मत नहीं करते, वो एक समय आया जब मैं उनके दफ्तर में जाता था तो वो मुझे बैठने के लिए भी नहीं पूछते थे। तो वो सब से मैं गुजर चुका हूँ, धक्के खा चुका हूँ, झेल चुका हूँ जितनी परेशानियाँ होती हैं।
चंद्रशेखर जी पदयात्री थे और हम सब ने बहुत पदयात्रा की। मैं राजनीति में आने के बाद भी पदयात्रा वगैरह करता रहा। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे करके उठा और उसके बाद पहले राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में आया, और जो भी थोड़ी बहुत हमको सफलता मिली वो इसी के चलते मिली कि जो नेतृत्व मुझे मिला वो बहुत मैं कहूँगा कि मैच्योर नेतृत्व था, और उन्होंने हमें अवसर दिया और उन अवसरों के आधार पर मैं आगे बढ़ता रहा। सर, वित्त मंत्री रहते हुए आपने कई प्रयोग किए, जैसे आपके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या वित्त बजट को 11 बजे प्रस्तुत करना हो। इन तमाम चीज़ों पे कुछ अगर आप प्रकाश। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना, मैं आपसे गांव के बारे में बात कर रहा था। जब मैं पैदल गांव में घूमता था 1984 के बाद, खास करके बिहार झारखंड में, तो मैं पाता था कि कहीं सड़क ही नहीं है और बहुत गांव वालों को परेशानी होती थी। उसके बाद 1999 का चुनाव आया। 1999 का चुनाव आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में हुआ, और सितंबर अक्टूबर तक बिहार में, झारखंड में, पूरे पूर्वी भारत में मानसून का प्रभाव खत्म नहीं होता है। तो बारिश होती थी और जितनी कच्ची सड़कें थीं वो पानी से भर जाती थी, उसमें कादो हो जाता था। तो अक्सर जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो गांव में कहीं हमारी गाड़ी फंस जाती थी। गांव वाले हंसते थे, उपहास मेरा उड़ाते थे, क्या पता चल रहा है आप लोगों को हम लोग किस परिस्थिति में रहते हैं। गांव में कोई बस नहीं जाती थी, कोई टैक्सी नहीं जाती थी। तो जब वहाँ से मैं लौट कर आया चुनाव जीत कर, और फिर दोबारा और तिबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो मैंने उनसे प्रस्ताव किया 5 वर्षों के लिए जो पूर्ण सरकार। हाँ, तो हमने उनसे कहा 99 के चुनाव के बाद कि ये मेरा अनुभव है और इसलिए एक काम हम लोग ये करना चाहिए कि हम लोग को गांव में सड़कें बनानी चाहिए। और हमको याद है केसी पंत जी उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, हम दोनों मिलकर बात कर रहे थे अटल जी के साथ। तो उनको ये पसंद आया आइडिया, तो हम लोगों ने ये भी प्रस्ताव रखा उनके सामने कि इसको हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी ग्राम सड़क योजना का नाम दें। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे नाम से कोई योजना नहीं चलेगी। तो फिर समझौता ये हुआ कि इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रखी जाए। और उसके बाद जब मैं देश भर में घूमता हूँ और देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि योजना के सफल होने के बाद बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए क्रेडिट लेने के लिए कि ये तो मेरा आइडिया था, हमने ऐसा किया। किसी का आइडिया नहीं था, विशुद्ध रूप से मेरा आइडिया था जो मैंने अटल जी और केसी पंत जी के सामने रखा था, और मैंने बताया कि फिर उस पर कैसे प्रगति हुई। तो ये उस अनुभव के साथ, जो अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपने, तो मैंने फिर पॉलिसी में बदला। और चूंकि मैं चंद्रशेखर जी के शब्दों में इस पोजीशन में था क्या बदल सकते कि मैं बदल सकता था, नई पॉलिसी की शुरुआत कर सकता था, तो उससे पूरे देश को लाभ हुआ। वित्त बजट 11 बजे करने की जो कहानी है वो भी बड़ी विचित्र कहानी है जी। क्योंकि 1998 का बजट हमने 5 बजे प्रेजेंट किया जी। बजट स्पीच लगभग 2 घंटे का होता है, तो 7 बजे ख़त्म हुआ। 7:30 बजे हमने राज्यसभा में उसको रखा, टेबल किया। उसके बाद से इंटरव्यू शुरू हुए, और यहाँ इंटरव्यू दो, वहाँ इंटरव्यू दो, उस स्टूडियो में जाओ, उस स्टूडियो में। मैं जब घर लौटा तो रात के 12 बज रहे थे और मैं बिल्कुल थकान से चूर होकर घर लौटा। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हम क्यों 5 बजे शाम को बजट पेश करते हैं। लोगों को बजट समझने में भी वक्त लगता है। सारे लोगों को एक डिसएडवांटेज होता था कि 7 बजे तक किसी को कोई ज्ञान नहीं है,
उसके बाद ही बजट के कागज़ उपलब्ध होते थे। तो इसलिए 99 का जब बजट आया तो मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात की, क्योंकि इसी बीच में हम लोग इस बात को जान गए थे कि ये ब्रिटेन की जो परंपरा थी कि उनके संसद का सत्र शुरू होता था 12 बजे, तो इसलिए यहाँ 5 बजे प्रेजेंट होता था और 12:30 बजे 1 बजे वहाँ वो लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में ले करते थे इसको। वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो आश्चर्य है कि इतने वर्षों तक ये परंपरा चली क्यों नहीं मेरे पहले किसी वित्त मंत्री ने सोचा कि इस समय को बदला जाए। तो 99 में मैंने स्पीकर से बात करके, प्राइम मिनिस्टर से बात करके, और हम लोगों ने तय किया कि हम 11 बजे सुबह बजट पेश करेंगे, 1 बजे तक बजट भाषण समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पूरा दिन भर का समय रहेगा। जितने एनालिस्ट हैं, जितने लोग बजट का विश्लेषण करना चाहते हैं देश में विदेश में, उन सब लोगों को मौका मिलेगा। और जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं या वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों से बात करना चाहते हैं, उनके लिए भी पर्याप्त समय रहेगा इंटरव्यू लेने का। जी, एक सवाल है, आपकी ऑटोबायोग्राफी है अ स्वदेशी रिफॉर्मर, इस नाम के पीछे की वजह क्या है सर? इस नाम के पीछे वो मैं बता दूं कि वो मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो मेरी लिखी हुई एक किताब है जो कार्यकाल मैंने वित्त मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में व्यतीत किया। अच्छा। चंद्रशेखर जी के टाइम में और 2 बार अटल जी की सरकार में। तो स्वदेशी रिफॉर्मर, और भी उसके पहले है कन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर। कन्फेशंस, एक स्वदेशी सुधारक की स्वीकारोक्ति। तो हम जब पब्लिशर्स के साथ, पेंगुइन के लोगों के साथ बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो उसमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप स्वदेशी की चर्चा कर रहे हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो इसलिए स्वदेशी रिफॉर्मर आप थे और एक सिता में बहुत सारी स्वीकारोक्तियाँ हैं, कन्फेशंस है, तो क्यों नहीं इसका नाम कन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर रखा जाए। तो इसके पीछे लेकिन एक तर्क है, और तर्क ये है कि हालांकि मैं अपने को स्वदेशी रिफॉर्मर मानता हूँ, मैं स्वदेशी की विचारधारा से बराबर जुड़ा रहा हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वह स्वदेशी नहीं है जो कहता है कि कोलगेट के बदले कोई पतंजलि का टूथपेस्ट अगर यूज़ करो तो आप स्वदेशी हो, और नहीं तो आप नहीं हो। स्वदेशी के क्रम में मैं जब देश में घूम रहा था एक दफ़ा, तो लोग पूछते थे मुझसे कि आपकी घड़ी कब में कम देखेंगे। पत्रकार पूछते थे आपने धोती क्यों नहीं पहनी है, अब कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ी सस्ती परिभाषा है स्वदेशी की, इसलिए मैंने इस किताब में भी कन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर में लिखा है कि जो देश दूसरे देशों पर निर्भर है पैसे के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या किसी चीज़ के लिए, वह देश कभी भी स्वदेशी का अनुपालन नहीं कर सकता है। स्वदेशी का अनुपालन वही देश कर सकता है जिसमें ताकत हो, और इसलिए हमको ताकतवर देश बनना पड़ेगा। दूसरी बात, ताकतवर इस सेंस में नहीं कि हम दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दें, चढ़ाई कर दें, ताकतवर आर्थिक क्षेत्र में। और दूसरा कि हमें किसी दूसरे देश पर इस कदर निर्भर नहीं हो जाना है कि उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चले। तीसरी बात कि दूसरे देशों के साथ हमारा जो आर्थिक संबंध हो वो बराबरी पर आधारित हो, चाहे वो देश कितना बड़ा हो। अमेरिका के साथ भी अगर हम संबंध बनाते हैं आर्थिक क्षेत्र में तो बराबरी के आधार पर, वो कुछ हमको देंगे, हम कुछ उनको देंगे, इस आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर स्वदेशी। तो हम PL 480 का गेहूं खाएंगे और कहेंगे हम स्वदेशी के रास्ते चलेंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डरेंगे नहीं, फॉरेन टेक्नोलॉजी से डरेंगे नहीं। ये जो बेकार की बात है कि वो क्या पोटैटो चिप्स और इसकी बहस में नहीं पड़ेंगे। हम बराबरी के आधार पर खुले मन से दुनिया का मुकाबला करेंगे। और जो महात्मा गांधी ने कहा था
जिस स्वदेशी की बात, स्वदेशी के बारे में खिड़की दरवाजे खुले रखो ताकि बाहर की हवा आ सके, लेकिन इतनी तेज हवा भी नहीं आए कि आपको उड़ा कर ले जाए। सर, पिछले 7 दशक में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और बहुत अच्छी स्थिति पे हम पहुंचे। अब आज उसी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या वजह है इसके पीछे? झूठ। इसके पीछे जो वजह है वो है झूठ। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें। मैं करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि अगर जो लोग सत्ता में हैं वो ये विश्वास करने लगे कि बिना काम किए हुए झूठ बोलकर हम अपना काम चला लेंगे, तो उनको चिंता ही नहीं होगी कि अर्थव्यवस्था की सचमुच में हालत क्या है। आज के दिन हम दिखा रहे हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया और 7% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर है। अभी आंकड़ा आया जो लेटेस्ट कि फरवरी के महीने में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा है वो 0.1% रहा, 0.1%। और हमको फक्र है, इस बात का गर्व है कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। अरे चीन तो गुर्बत में है, उसको पीछे छोड़ दिया। दूसरी बात कि ये जो हम कह रहे हैं कि 7% प्लस हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लगी कि भारत ने जिस तरह अपने फॉर्मूले को चेंज किया ग्रोथ रेट को नापने का, आंकने का, वो गलत था और उसके चलते कम से कम 2% बढ़ा चढ़ा कर हम पेश कर रहे हैं। और इस तरह देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर 5% है, उससे भी कम है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 7 से ऊपर हमारा विकास दर है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का आज फेल कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज फेल कर गई और वो बैंकरप्सी का शिकार हो गई। हम कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज चल रही है। इसके पीछे जो मैंने कहा कारण क्या है? झूठ। हम समझते हैं कि कुछ भी हो, झूठ के आधार पर हम देश को जीत लेंगे। ये मानसिकता जो है ये बड़ी खतरनाक है। सच्चाई का सामना हम नहीं करना चाहते हैं और जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तब तक हम उपाय कैसे करेंगे उस सच्चाई से उबरने के लिए, अगर सच्चाई बहुत अच्छी हमारे पक्ष में नहीं है तो। सर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आई है, रोजगार घटी है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में कमी नहीं आई है। फॉरेन एक्सचेंज में कुछ दिनों के लिए गिरावट आई थी, फिर फॉरेन एक्सचेंज अभी 400 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। वो आता जाता रहता है। अच्छा। लेकिन रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। मैंने आपसे कहा कि जो कृषि का क्षेत्र है वो हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों से बहुत ही डिस्ट्रेस में रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी मैंने आपको बताई। सर्विसेज सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहा है। सेक्टर आफ्टर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी समस्याओं से घिरी पड़ी है, कंपनियां घिरी पड़ी हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो एक पैर जो केवल सरकारी इन्वेस्टमेंट है उस पर गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक कि 2 पैर वाली गाड़ी कम से कम नहीं हो। अगर 4 पैर की नहीं होती है तो 2 उसमें चक्के तो होने चाहिए। तो 2 चक्के में एक ही चक्के पर 5 साल हम चलते रहे। और जब विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था उसका भी लाभ हमको नहीं मिला। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कभी उस तरह नहीं बढ़ा। जो यूपीए सरकार छोड़कर गई थी उस लेवल तक भी हम नहीं पहुंच पाए। तो बहुत भयानक गिरावट हुई है अर्थव्यवस्था में पिछले 5 वर्षों में। और हम झूठ बोलकर लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसलिए अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, गांव में बहुत ही परेशान है लोग। और दूसरी बात कि रोजगार का सृजन नहीं हुआ, रोजगार का ह्रास हुआ। 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी
आज के दिन है, और सरकार इस तरह के आंकड़ों को छुपा रही है। जो डाटा देते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है इन चीज़ों को। सर, एक अब खास सवाल आपसे आता है। देश में नोटबंदी किया गया, डिमोनेटाइजेशन, क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक सिद्ध हुआ? देखिए, आज चुनाव का दौर है और ये नोटबंदी और जीएसटी, इसका जिक्र हमारे हुकूमत में बैठे हुए लोग, खासकर प्रधानमंत्री, कहीं कर रहे हैं? नहीं कर। आपने किसी भाषण में सुना कि आज वो दावा करते हो कि हमने नोटबंदी की, उससे इतने फ़ायदे हुए, या ये दावा करते कि हमने जीएसटी लगाई उससे इतने फ़ायदे हुए? क्योंकि उन्होंने नोटबंदी की, अब तो हमें लगता है कि मैं समझता था कि ये एक प्रशासनिक भूल थी नोटबंदी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत सोची समझी एक रणनीति थी अपनी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करने की। हम सब जानते हैं कि कोई बड़ा उद्योगपति इस देश का लाइन में नहीं लगा। कहीं कोई, हम जानते हैं कि बड़ा उद्योगपति लाइन में लग के वो पैसे बदलवा रहा हो, 2 लाख 1 लाख कहीं बदलवाते देखा हमने? नहीं देखा। उनका काला धन कहाँ गया? उनका काला धन 30% 40% पर काले से सफ़ेद किया गया। और अगर कोई ये धंधा करने लगा हो उस समय कि तुम हमको 40% दो, हम तुम्हारा ब्लैक जो है वो वाइट कर देंगे, तो 40% का लाभ उसको मिल रहा था और लाखों करोड़ रुपया बदला गया, क्योंकि सारा पैसा वापस आ गया। तो आप सोचिए कि कितने लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ होगा उस व्यक्ति को या उस समुदाय को जिसने ये धंधा किया। और आज कोई आपके सामने आके ये कह रहा है कि भाई हमारे पास बचा रह गया, हमने तो बदला नहीं, कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कोई कह रहा है कि मेरे पास 10 करोड़ थे? तो नोटबंदी के जितने उद्देश्यों की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 को किया था, उसमें एक भी आज के दिन सफल नहीं होता दिखता है, नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह जीएसटी बड़ी अच्छी बात थी। मिडनाइट, आधी रात को सेंट्रल हॉल में किया, जैसे कि लगा कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा अवसर है। और उस जीएसटी को इतने गलत ढंग से लागू किया गया कि आज तक उसमें 400-500 या पता नहीं कितने संशोधन हो गए हैं। तो इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इन्होंने बैड गवर्नेंस की पराकाष्ठा हासिल की इस जीएसटी में। तो जीएसटी और नोटबंदी दोनों से अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान हुआ, खास करके छोटे मझोले उद्योगों को, जो बड़ी संख्या में देश भर में बंद हो गए, बराबर के लिए बंद हो गए। बड़ी भारी बेरोजगारी पैदा हुई, जिसके चलते, और हम कह रहे हैं कि 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस तरह ये 2 घातक कदम जो सरकार ने उठाए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। सर, इस पर 2 चीज़, इतने बड़े देश में इतना बड़ा तुगलकिया प्रमाण हम कह सकते हैं लाना, और दूसरा चीज़ मेरा पहलू है सर कि इसमें करोड़ों रोजगार से विमुख हो गए, साथ ही साथ सैकड़ों लोगों की मौत हुई। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाए सर नोटबंदी? नहीं, ये तो क्रिमिनल एक्ट। देखिए, इसकी तो हमको लगता है कि अगर सरकार बदली इस चुनाव के बाद, तो पहली जांच उसको बैठानी चाहिए नई सरकार को नोटबंदी को लेकर कि आखिर हुआ क्या। आज सैकड़ों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है पूरे देश में, काला धन चुनाव के दरमियान कहाँ से आ रहा है वो? और ये काला धन समाप्त कर दिया इन्होंने नोटबंदी के करके, तो फिर ये काला धन कहाँ से आ रहा है? काला धन तो तुरंत दूसरे दिन से पैदा होना शुरू हो गया था। तो इसकी जांच करनी चाहिए। जांच करने में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे,
और इसीलिए इसको दबाने का प्रयास हो रहा है। और हुकूमत में बैठे हुए लोग और ख़ास के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से देश के सामने नोटबंदी की घोषणा की थी, आज चुनाव में अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, लेकिन नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो वो कहते थे कि साहब ये तो इतना धरती को हिलाने वाला सुधार था। सर, इतने काबिल लोग हैं हमारे देश में, सरकारी तंत्र में, खासतौर पे बीजेपी में भी, ऐसे कदम उठाने से पहले प्रधानमंत्री उन लोगों से सलाह क्यों नहीं लेते? देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं तुरंत वित्त मंत्री बना था 1998 में। एक दिन अटल जी ने मुझे बुलाया अपने घर पर, और घर में भी नहीं, वो बेडरूम के अंदर हमको लेके गए, और वहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा, मई के महीने की शुरुआत होगी 1998 में, कि यशवंत जी, हम लोग परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं, उसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, आप इसके बारे में सोच के तैयारी कर लीजिए। लेकिन मैं जानता था कि ऐसी सूचना थी जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, तो मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा कि मैं क्या करूँगा। इतनी बड़ी गोपनीय बात अटल जी ने बता दी हमें। मैं बीजेपी में था, प्रधानमंत्री मुझसे भी राय ले सकते थे कि नोटबंदी किया जाए कि नहीं किया जाए। आफ्टर ऑल हम लोग भी 6 साल उनके पहले सरकार में थे। अगर ये इतना बढ़िया कदम था तो हम लोग भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? 78 के बाद इस देश में नोटबंदी नहीं हुआ। तो ये जैसा आपने कहा कि एक तुगलकी फरमान, हम जो चाहें कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली से दौलताबाद जी राजधानी ही ले जाना क्यों ना हो। सर, प्रशांत भूषण जी, अरुण शौरी जी के साथ मिलकर आपने याचिका दायर की थी राफेल मुद्दे के मामले में। अब उस का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया गया है। अब इस चीज़ को, इस राफेल घोटाले को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब नहीं, शुरू से ही अगर मुझे इस बात में विश्वास नहीं होता कि इसमें बहुत गड़बड़ हुआ है, तो मैं अपने को इस पिटीशन के साथ नहीं जोड़ता। लेकिन जब हम लोगों ने तीनों ने मिल के बात की और हम लोगों ने सारे कागजात देखे, तो मैं पूरी तरह से कन्विंस हुआ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इसलिए मैं पिटिशनर बना अरुण शौरी जी और प्रशांत भूषण के साथ। फिर वो केस आर्गू हुआ कोर्ट में, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने हमारे पिटिशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें बहुत सारे तथ्यात्मक त्रुटियां थी। जैसे सबसे मशहूर तो ये था कि भाई सीएजी का रिपोर्ट आ गया है, पार्लियामेंट में पेश हो गया है, ये वो, जबकि सीएजी का रिपोर्ट कहीं था ही नहीं उस समय। तो इस प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटियों को पॉइंट आउट करते हुए, और उस समय तक और नए जो कागजात, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो गए थे, उनको जोड़ते हुए हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। अब रिव्यू पिटीशन की परंपरा ये है सुप्रीम कोर्ट में कि उसको चेंबर में कोर्ट जजेस सुनेंगे और वही फैसला सुना देंगे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। इसमें हम लोगों को एक मधुर आश्चर्य हुआ जब हम लोगों ने, सुखद आश्चर्य, कि उन्होंने कहा कि हम ओपन कोर्ट में इसको सुनेंगे। ओपन कोर्ट में बहस हुई। प्रशांत भूषण जी ने बहुत बढ़िया बहस की, अरुण शौरी जी ने भी 2-3 बिंदु रखे, और वो बिंदु इतने, वो आर्गुमेंट्स इतने तगड़े थे कि उसमें दूसरा कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। और राइट टू, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या कहा है कि गोपनीयता का जो कानून है उसको राइट टू इंफॉर्मेशन सुपरसीड करता है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे देश में कंप्लीट प्रेस फ्रीडम है। आप प्रेस को नहीं पूछ सकते कि तुमको ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला, और इसीलिए बहुत बेतुका तर्क जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दिया कि ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गए या फोटोकॉपी कर लिए गए, इसलिए इनको एडमिट मत करो, उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। और अब मुझे लगता है कि मेरिट पर जो रिव्यू पिटीशन है वो, उस पर बहस होगी जब भी सुप्रीम कोर्ट हमें डेट देता है। सर, ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे थे,
तो रोजगार एवं कृषि जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार के काम को आप किस प्रकार से देखते हैं? हम बहुत निराशाजनक भाव से इसको देखते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र में कृषि के बारे में, उनको उन्होंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक आधे अधूरे ढंग से वित्त मंत्री ने अपने पाँचवें बजट में उसको इंट्रोड्यूस करने की इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। और इसीलिए हुआ ये कि पैदावार बढ़ता चला गया, लेकिन पैदावार बढ़ने का लाभ किसान को तभी मिलेगा जब उसको मार्केट में उसका सही मूल्य मिले। मार्केट उस पैदावार ज़्यादा पहुंचा मार्केट में तो वो क्रैश कर गया, और सरकारी एजेंसियां जो खरीद करती हैं वो खरीद नहीं कर रही थी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो उपज का लागत मूल्य था वो भी किसान को नहीं मिला, वो अपने कर्ज को चुका नहीं सका। बहुत बड़े पैमाने पर किसानों ने खुदकुशी की, और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में एक अजीबोगरीब परिस्थिति बन गई पिछले 5 वर्षों में, जिसमें कि किसान बेहद परेशानी में आज फंसा हुआ दिखता है। और सरकार 9 मन तेल डाले कान में सोती रही, उसने जागने का काम नहीं किया, जिसके चलते ये नतीजा हमारे सामने आया। सर, एक सवाल आता है वित्त मंत्री को लेके। पहले तो वित्त मंत्री बनाने के पीछे महीनों देर हुआ, फिर अरुण जेटली जी का स्वास्थ्य सही नहीं था। सर, कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री देने में सफल रही सरकार, जिसका ये नतीजा रहा? नहीं, देखिए, आप शुरू से देखें अलग, एक तो अरुण जेटली अपना लोकसभा का चुनाव हार के आए थे जी, अमृतसर से। यही परिस्थिति थी जसवंत सिंह जी के साथ और प्रमोद महाजन के साथ 1998 में, और अटल जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया जी। कुछ दिनों तक इसको रोक के रखा, बाद में मंत्री बने वो लोग। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुण जेटली को चुनाव हारने का ये रिवॉर्ड दिया, ये पुरस्कार दिया कि उनको न केवल वित्त मंत्रालय बल्कि रक्षा मंत्रालय भी दे दिया। 2 बड़े भयंकर मंत्रालय भारत सरकार के एक आदमी को उन्होंने दे दिया। किस बात की खुशी में? वाह, तुम चुनाव हार के आए हो, तुमसे बड़ा योद्धा कौन है, इसलिए तुम दोनों मंत्रालय संभालो। तो बहुत दिनों तक दोनों मंत्रालय, फिर उसके बाद उनको रक्षा मंत्रालय छोड़ा गया, तो उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दे दी गई। तो मैं अभी, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं और डिसइन्वेस्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं, मैं इनका मिनिस्टर नहीं था, मैं विशुद्ध रूप से वित्त मंत्रालय का मिनिस्टर था। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बनाना चाहूँगा कि वित्त मंत्री को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है वित्त मंत्रालय काम देखने के अलावा, 1 मिनट भी नहीं। तो इतना ज़्यादा काम है, वो काम कैसे हो रहा है आज के दिन? जबकि वित्त मंत्री साहब ने कहा भगवान उनको दीर्घायु बनाए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जो कठोर परिश्रम वित्त मंत्री को करना चाहिए, वो कठोर परिश्रम नहीं हुआ। हम कुछ देर पहले जीएसटी की बात कर रहे थे, ये इतना बेतुका जीएसटी क्यों बना? इसलिए बना कि वित्त मंत्री जी ने अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया। और जब वित्त मंत्री माइंड नहीं अप्लाई करेगा, आपको एक मैं हास्यास्पद उदाहरण दूं, बजट स्पीच जो बनता है, और मैंने बनाया है 7 बजट स्पीच, एक एक शब्द, एक एक वाक्य के ऊपर आदमी विचार करता है, ये ठीक है नहीं ठीक है। 30 बार 35 बार आप बजट स्पीच को पढ़ते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अंतिम बजट, पांचवा बजट पेश किया, उसमें उन्होंने बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक पैराग्राफ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि भारत ने बड़ा अच्छा किया ये वो। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बात की ईज ऑफ लिविंग। प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहा कि ईज ऑफ लिविंग हम अब इस तरफ बढ़ेंगे।
तो उन्होंने कहा कि हम लोग ईज ऑफ लिविंग, लेकिन लिविंग LIVING के बदले उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसको, वो शब्द था लीविंग, LEAVING, लीविंग। और उसी समय ये लोग भागे थे चोकसी और मोदी और ये बहुत ही हास्यास्पद है। हास्यास्पद है। इस बार के मैनिफेस्टो में भी ऐसी त्रुटियां दिखने को मिली है। बहुत खराब इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने एक दफा बीजेपी को कहा था इसी तरह की, जब खराब इंग्लिश का एक रेजोल्यूशन आया था राष्ट्रीय कार्य समिति के सामने, कि भाई कोई शर्म की बात नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती जी, कोई शर्म की बात जिनको अच्छी इंग्लिश आती है उनसे हम नहीं, उनसे हम नहीं काम लेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे। हाँ, हिंदी में लिख सकते हैं जी, हम हिंदी में लिखेंगे, पत्रकार उसका ट्रांसलेशन करेंगे जैसे जनरली। चाहें। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि हम अंग्रेजी भी साथ साथ करें, और जो अंग्रेजी आती नहीं है, और वो जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, वो अंग्रेजी की इतनी त्रुटियों से भरा पड़ा है कि हंसी आती है। सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, CBI के हेड को रात को निकाला जाता है, चाहे RBI हो, CIC हो, तमाम चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन हो। इस पे आप, ये गलत नहीं है सर? नहीं, बेहद गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये देश के सामने एक बड़ी चुनौती है आज के दिन, कि क्या हम ऐसे लोगों को शासन में बिठाएंगे जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करेंगे, उनको नष्ट करेंगे, उनको कमज़ोर बनाएंगे, प्रभावहीन बनाएंगे। क्या हम ये बर्दाश्त करने को तैयार हैं? मुझे लगता है कि देश की जनता को कभी इसको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और ये मौका है कि हम उनको सबक सिखाएं इन चुनावों में। सर, अभी फिलहाल मुद्दों से भटक के सिर्फ और सिर्फ सेना के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, शहीदों के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, इसको आप कैसे देखें? मैं दो बात इस पर कहूँगा। एक तो ये है कि जो जिसको कहते हैं बातचीत की, जो चुनावी प्रचार की भाषा, वो भाषा इतनी नीचे गिर गई है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको गिराया है नीचे। इस तरह की उटपटांग बातें करते हैं जिसका न सिर है न पैर है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, जबकि ये चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप सेना को नहीं घसीटेंगे, चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री देश का अगर मीटिंग करता है लातूर में, महाराष्ट्र में, और फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहता है कि हम पुलवामा के शहीदों के नाम पर और एयर स्ट्राइक के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, तो ये क्या है? और चुनाव आयोग इसका नोटिस नहीं ले रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मोदी जी की सेना है, तो चुनाव आयोग उनको एक बिल्कुल बेकार चेतावनी देके छोड़ देता। तो इसलिए इतनी गिरावट आई, और सेना को इस प्रकार कभी भी राजनीति में घसीटने का प्रयास नहीं हुआ, कभी पहले नहीं। बहुत दुखद बात है। हम सेना को पूरी शाबाशी देते हैं कि हमारे देश की सेना बराबर टोटली अपॉलिटिकल रही, राजनीति से दूर रही, और राजनीति से दूर रही और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रही। आज उसके ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। सर, व्यक्तिगत तौर पे आते हैं, आपने कई आर्थिक मामलों में खुल के बोला सरकार के खिलाफ, और आपके ऊपर खुद वित्त मंत्री साहब ने आरोप लगाया है। कैसे देखते हैं जिस पार्टी को आपने यहाँ तक इतनी सेवा दी है और इस तरीके का बयानबाजी? देखिए, वित्त मंत्री की बात छोड़िए, मैं प्रधानमंत्री जी को अच्छा आदमी नहीं मानता हूँ। एक आदमी होता है ना जो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी है, हम प्रधानमंत्री को अच्छा आदमी नहीं मानते हैं। जिस तरह उन्होंने अडवाणी जी के साथ व्यवहार किया, जिस तरह उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के साथ व्यवहार किया, जिस तरह उन्होंने सुमित्रा महाजन के साथ व्यवहार किया, जिस तरह उन्होंने पार्टी में जितने सीनियर लोग थे उनके साथ व्यवहार किया, पहले गुजरात में और आज पूरे देश के पैमाने पर, वो क्या अच्छा आदमी कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, 1995 में बिहार में चुनाव होने जा रहा था विधानसभा का।
तो अडवाणी जी ने मुझसे कहा कि यशवंत जी आपको ये चुनाव लड़ना है। मैं क्यों विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन उन्होंने कहा लड़ना है, रांची से लड़ना है। रांची में भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए था, उन्होंने उस एमएलए को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उस एमएलए को दिल्ली बुलाया, उसको समझाया और मेरे पास भेजा कि तुम जाकर यशवंत सिन्हा से कहो कि आप आइए रांची से चुनाव लड़िए। वो स्टैंडर्ड अडवाणी जी ने सेट किया था। आज उसी अडवाणी जी का टिकट कट गया और कोई कहने नहीं गया अडवाणी जी को कि आप ये चुनाव मत लड़िए, कोई कहने नहीं गया मुरली मनोहर जोशी को, कोई कहने नहीं गया सुमित्रा महाजन को। 76 साल, अगर कोई 75 की डोरी पार कर लेता है तो जैसा मैंने एक दफ़ा मजाक में कहा था कि बीजेपी में उसको ब्रेन डेड मान लेते हैं। जैसे 75 से आप 76 में गए तो आप अब किसी काम के नहीं बचे। ये नियम कब बना बीजेपी में, ये नियम कब बना? और बीजेपी में क्या इस पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा हुई कि हम लोग इस तरह का नियम बनाएंगे? राजनीति में लोगों को रिटायर होना चाहिए। मैं 2014 में जानबूझ के चुनावी राजनीति से मैंने अपने को अलग कर लिया, लेकिन एक नियम के अनुसार होना चाहिए ना, कि एक दो लोगों के विम के अनुसार होगा। तो ये कि अपने से बड़ों का आदर नहीं करना, अपने परिवार में किसी का आदर नहीं करना, ये कोई अच्छा आदमी करेगा? सर, एक व्यक्तिगत सवाल है, पूछने की इच्छा इसलिए क्योंकि आप जितने सफल राजनयिक रहे, नेता रहे, उसी हिसाब से आप एक सफल पिता रहे। अपने अपने दोनों पुत्रों की, बहुत कम राजनेताओं के पुत्रों की इतनी अच्छी शिक्षा देखते हैं और उनकी भी काबिलियत थी कि उन्होंने उन तमाम चीज़ों को। सर, जब आप क्रिटिसाइज कर रहे थे सरकार की आर्थिक नीतियों पे, तो इन्होंने आपके पुत्र से उसका काउंटर लिखवाते हैं। अब पता नहीं उन्होंने कहा लिखने को कि नहीं कहा, मेरी कभी इसके बारे में बात नहीं हुई है जयंत सिन्हा जी से, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक वयस्क होने के नाते उनका अपना अधिकार है, मेरा अपना अधिकार है। अब वो अपनी सोच के अनुसार चलेंगे, मैं अपनी सोच के अनुसार चलूँगा। और इस तरह के बहुत उदाहरण हैं कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग दलों में है ना। सबसे बड़ा उदाहरण तो सिंधिया परिवार है जी। तो इसलिए ये बहुत अजूबा बात नहीं है कि उनके विचार हमारे विचार आज के दिन मेल नहीं खा रहे हैं राजनीति में। सर, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में न्याय योजना की बात कही है कि 20% जो गरीब हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहतर तो ये होता कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ इस बात का भी जिक्र करती कि हम इसके लिए संसाधन कैसे जुटाएं। मैं मानता हूँ कि एक मैनिफेस्टो में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो में कहा है कि विकास के लिए 60,000 किलोमीटर ये करेंगे, 1 लाख किलोमीटर वैसे बनाएंगे। उन्होंने भी संसाधन का जिक्र नहीं किया है। तो ये छूट पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं। लेकिन ये न्याय योजना आने के पहले मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि हम लघु और सीमांत किसानों के लिए एक इनकम सपोर्ट स्कीम लेके आए, जहाँ पर कि हम उनको 6,000 रुपये गोइंग अप टू 18,000 रुपीज़ पर ईयर हम उनको दे सकते हैं। और उसका मैंने कैलकुलेशन किया था कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बजट के ऊपर उसका भार पड़ेगा, जिसमें अगर हम 60-40 या 70-30 के रेशो में राज्यों और केंद्र में इसका बंटवारा करें तो केंद्र में जितना बड़ा हमारा बजट है 24-24.5 लाख करोड़ का, उसके अंतर्गत हम इतना 1.5 लाख के आसपास हम रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं। ये ज़्यादा न्याय की जो योजना है ज़्यादा व्यापक है, तो इसके लिए संसाधन जुटाना एक चुनौती होगी। हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बड़ा और इससे बड़ी मदद और गरीब जनता की हो नहीं सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बेहतर होता अगर कांग्रेस पार्टी ने संसाधनों का भी कुछ जिक्र किया होता है। सर, एक सवाल है कि आप वित्त मंत्री रहे, आपके समय आरबीआई जितनी स्वतंत्र थी, आज क्या उतनी स्वतंत्र है? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में 3 आरबीआई गवर्नर बन चुके हैं। नहीं, देखिए, एक तो अब सर्वविदित है कि रघुराम राजन को इन्होंने दूसरा टर्म नहीं दिया,
जो देना चाहिए था आमतौर पर, इसलिए कि उनके साथ इनके मतभेद हो गए, तो उन्होंने उनको चलता किया। फिर वो उर्जित पटेल को लेकर आए। उर्जित पटेल को भी जाहिर है कि इतनी कहीं पीड़ा हुई होगी कि वो स्वयं इस्तीफा देकर चले गए। उसके बाद अब शक्तिकांत दास आए हैं। तो आरबीआई के साथ छोटे मोटे मतभेद यूपीए के टाइम में भी होते रहे हैं, कभी कभी पूर्व में भी हुए हैं। मेरा जो कार्यकाल था वित्त मंत्रालय में, उसमें उस समय बिमल जालान थे आरबीआई के गवर्नर, और हमने कभी भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि मैं उनको आमंत्रित करता था कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप करो। अच्छा, उल्टा था क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे ना, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे, कितने बजट बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनका अनुभव था। तो मैं उनसे कहता था कि भाई बजट में हम इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, अब ये समस्या आ गई, इसमें क्या किया जाए। तो अपने मंत्रालय के पदाधिकारियों के अलावा मैं बिमल जालान से भी अक्सर इन मुद्दों पर परामर्श करता था। तो इस तरह का एक रिश्ता था जिसमें कि कभी उनको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। वो एक रिश्ता ऐसा बना जब वो मुझे कहते थे आप मुझे सलाह दो कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर वहाँ करूँ, मैं उनसे पूछता था आप मुझे सलाह दो, मैं यहाँ। इस तरह का रिश्ता गवर्नर और वित्त मंत्री के बीच में अगर होता है, रिश्ते बहुत कम देखने हाँ, को तो बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चलेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत पैदा हो। सर, 17वीं लोकसभा का चुनाव चरम पे है, क्या इस बार परिणाम कुछ अलग दिखने को मिलेगा? मैं आशा करता हूँ कि अलग परिणाम आएगा। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रचार इन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं वो असर नहीं पड़ा है। आपने सेना को यूज़ करने की बात की, उसका असर नहीं पड़ा है। लोग जो रोज़मर्रे के मुद्दे हैं उसको लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और उसके आधार पर वोट हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो विपक्ष के लिए बेहतर होंगे। सर, अंत में एक सवाल, एक सफल प्रशासनिक सेवा, एक सफल वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, आज के युवाओं को इस चुनाव में क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा युवाओं के को यही एक साधारण मैसेज है कि आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है। देश के प्रजातांत्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारा कुछ आज एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। प्रजातंत्र देश का इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए इस चुनाव में हमको बहुत सावधानी के साथ अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि इस जकड़न से हम देश को मुक्त कर सकें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार दिल से। आज हमारे साथ थे हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री, पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।